कि हम पहले वीडियो में पढ़े थे कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे पहले मुख में आता है, मुख से हम देखे थे कि पेट में जाता है, पेट में छोटी आंत, बड़ी आंत, बहुत सारे पार्ट को हम देखे थे, सबका नाम मैंने लिखा दिया था। अभी हम आगे देख रहे हैं कि उस अंगों का नाम तो हम जान लिए थे मगर उसका यूज हम नहीं पढ़े थे, तो आज हम उनका यूज देखने वाले हैं। तो भोजन सबसे पहले क्या होता है, मुख गुहा में जाएगा। कहाँ जाएगा? मुख गुहा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं माउथ, किस वर्ड का यूज करते हैं? माउथ का यूज करते हैं, मगर बुक में इसी माउथ को लिखा जाता है मुख गुहा। क्या लिखा जाता है? मुख गुहा। तो मुख गुहा से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मुख गुहा का मतलब माउथ ही है, मुख गुहा का मतलब है माउथ की, हम लोग माउथ के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। तो माउथ हम जानते हैं कि माउथ अकेला नहीं होता है, माउथ में भी बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं, उन्हीं को हम देखते हैं। तो मुख गुहा के बारे में बोला जा रहा है, माउथ के बारे में बोला जा रहा है, ये ऊपरी और निचली जबड़ों से घिरा रहता है। हम जानते हैं कि हमारा मुंह जो है वो क्या है, जबड़ों से घिरा हुआ है, एक ऊपर में जबड़े होते हैं और एक नीचे जबड़े होते हैं, तो यानी ऊपरी और निचली जबड़ों से घिरा रहता है। ये तो जबड़े की बात हुई। हम क्या देखते हैं, मुख गुहा को खोलने और बंद करने के लिए दो मांसल होंठ होते हैं। आप देखे होंगे कि एक ऊपर वाला होंठ होता है और एक दो नीचे वाला होंठ होता है, और होंठ में हड्डियां नहीं होती है, होंठ सिर्फ मांसों से बना हुआ होता है। तो मुख गुहा की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो जबड़े होंगे, दो जबड़े के साथ में क्या होंगे कि मुख गुहा में जब भोजन को प्रवेश करना है तो भोजन को सबसे पहले मेरा क्या मिलने वाला है, जब आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले आपका होंठ उसके सामने में आता है, जो कि दो पीस होते हैं और उसमें हड्डियों नहीं होती है, सिर्फ मांस से बने होते हैं, और ये मुख गुहा का ही भाग है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मुख गुहा को खोलने और बंद करने के लिए दो पीस मांसल होंठ होते हैं, ठीक है। तो ये तो मुख गुहा को खोलने और बंद करने के लिए मांसल होंठ हो गए। इसी के पीछे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके फर्श पर, यानी कि मानसिक मुख गुहा का जो फर्श है, जैसे कि हम देखते हैं कि घर का नीचे वाला जो सतह होता है उसी को हम लोग फर्श बोलते हैं, तो उसी तरह से आपके माउथ का जो नीचे वाला हिस्सा होगा जिसमें भोजन जाने के बाद वो रुकता है, उस नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? फर्श, ठीक है। तो मुख गुहा का जो फर्श होता है उस फर्श पर मांसल जीभ होते हैं, उस फर्श पे क्या होते हैं? जीभ होते हैं। जब आप भोजन करते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपका भोजन माउथ में होंठ और दांत को टपने के बाद जिस जगह पे जाके रुकता है, जिस फर्श पे ठहरता है, उस फर्श को हम लोग जीभ बोलते हैं। और जीभ भी हम जानते हैं कि हड्डियों का बना हुआ नहीं रहता है, जीभ में भी सब क्या पाई जाती है? मांसल, मांस का बना हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मांसल जीभ, ठीक है। तो मांसल जीभ भी हो गया। इसी मांसल जीभ का ही अब बात करते हैं मांसल जीभ का। तो जीभ का अगला सिरा जो होता है वो स्वतंत्र होता है। हम देखते हैं कि जीभ का जो आगे वाला सिरा होता है जो बाहर निकाल सकते हैं, वो किसी भी अंग से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसको आप चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हैं। तो हमारा जीभ जो होता है उसका आगे वाला पार्ट जो होता है वो स्वतंत्र होता है, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होती है। मगर इसका जो पिछला सिरा है वो स्वतंत्र नहीं होता है, वो फर्श से जुड़ा रहता है। फर्श वही अभी हम बताए थे, जीभ क्या होता है? फर्श पे रुका हुआ है ना। तो ये जीभ का अगला हिस्सा क्या है कि स्वतंत्र है, मगर पिछला हिस्सा कहाँ है? पिछला हिस्सा जो है फर्श से जुड़ा हुआ है। पिछला हिस्सा कहां जुड़ा हुआ है? फर्श से जुड़ा हुआ है। जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं। जैसे हम जीभ के बारे में जान रहे हैं, तो जीभ का जो ऊपरी सतह होता है, ऊपर वाला जो लेयर होगा, जीभ अगर मोटा सा थोड़ा सा लेयर है तो हम जानते हैं कि जीभ का एक सतह ऊपर वाला होगा और एक सतह नीचे वाला होगा। तो ऊपर वाले सतह की बात हम कर रहे हैं, नीचे वाले सतह की भी बात नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाला जो जीभ का सतह होता है उसमें छोटे छोटे अंकुर होते हैं। ये आंख से नॉर्मली दिखाई नहीं भी देंगे, अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो ये दिखाई भी देगा, ठीक है। तो हमारे जीभ के ऊपरी सतह पर क्या होते हैं? छोटे छोटे अंकुर होते हैं, और यही अंकुर जो है हमें स्वाद, टेस्ट का पता लगाने में मदद करते हैं। कोई भी खाना जो आप बोलते हैं टेस्टी है या टेस्टी नहीं है, उस टेस्ट का पता कौन लगाता है? हमारे जीभ पे जो वो छोटे छोटे अंकुर होते हैं ऊपरी लेयर पे, बस वही, नीचे वाला लेयर नहीं। तो ऊपरी वाला जो सतह होता है वो स्वाद का पता लगाता है, इसलिए इसे ऊपरी वाले सतह पर जो ये अंकुर होते हैं छोटे छोटे, इन्हें हम स्वाद कलियां बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे फूल की कली होती है ना, जब फूल तो बड़ा होता है, फूल से पहले क्या होता है? कली होता है, जो कि छोटे छोटे होते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जीभ की सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं और इसे बोला जाता है स्वाद कलियां, क्योंकि स्वाद कलियों के द्वारा ही स्वाद लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने कि अंकुर को स्वाद कलियां क्यों बोलते हैं? हमारे जीभ पे जो अंकुर होता है उसे स्वाद कलियां क्यों कहते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? क्योंकि हमारे जीभ के ऊपरी सतह पर जो ये छोटे छोटे अंकुर होते हैं, इसी से हमें स्वाद का पता चलता है, इसलिए इसे हम स्वाद कलियां कहते हैं। तो इतना तो जीभ के बारे में था। जीभ से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम जबड़ा। अभी हम क्या बताए थे? हमारा जो मुख गुहा होता है वो ऊपरी और निचली जबड़ों से घिरा हुआ रहता है। एक ऊपर में जबड़ा होता है और एक नीचे जबड़ा होता है, इसी से ये घिरा हुआ रहता है। तो अब हम दोनों जबड़ों की बात करते हैं। तो दोनों जबड़े जो होते हैं, ठीक है, उन दोनों जबड़ों पर दांत होता है। दोनों जबड़े पे क्या होते हैं? दांत रहते हैं, जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे। और ये मसूड़े में धसा हुआ रहता है। ये दांत कहाँ धसे हुए रहते हैं? मसूड़े में। दांत का जो जड़ होता है वो कहाँ रहता है? मसूड़े में रहता है, जो कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे। तो हमारा माउथ जो है, हमारा मुख गुहा जो है वो क्या होता है? दो जबड़ों से घिरा हुआ रहता है, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचली जबड़ा, और दोनों जबड़ों पे के ऊपर में रहते हैं दांत। और ये दांत किसमें धसे हुए रहेंगे? मसूड़े में धसे हुए रहेंगे। किसमें धसे हुए रहेंगे? मसूड़े में। अब बात करते हैं, ये तो मुख गुहा का अगला भाग था जो कि हम लोग बाहर से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं मुख गुहा का पिछला भाग। मुख गुहा का पिछला भाग जो कि जाके ग्रसनी में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? हम भोजन जब किए तो हमारा भोजन जो है पहले होंठ के पास से गुजरा, फिर दांत के पास से गुजरा, उसके बाद वो जीभ पे गया, और जीभ से पीछे जब जाता है मुख गुहा के पिछले भाग में, तो हम वहां पे उसको बोलेंगे ग्रसनी। क्या बोलेंगे? ग्रसनी। ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं। पहले छिद्र को बोला जाता है निगल द्वार और दूसरा छिद्र को बोला जाता है कंठ द्वार।
तो भोजन क्या हुआ, मुख गुहा का पिछला हिस्सा, मुख गुहा का अगले हिस्सा में होंठ, जीभ और दांत हुआ करते हैं, और पिछला हिस्सा जो होता है उसको हम लोग ग्रसनी बोलते हैं, और इसमें दो छिद्र होते हैं, एक छिद्र का नाम है निगल द्वार और दूसरा छिद्र का नाम है कंठ द्वार। तो आपसे क्वेश्चन आसानी से पूछा जा सकता है कि निगल द्वार किसे कहते हैं, कंठ द्वार किसे कहते हैं, तो आंसर भी इसका उतना ही छोटा है कि मुख गुहा का पिछला हिस्सा ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं, जिनमें से एक छिद्र को निगल द्वार और दूसरे को कंठ द्वार बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम निगल द्वार और कंठ द्वार की। चलो, हम जानते हैं कि जब हमारा मुख से भोजन जाने लगता है तो भोजन में लार मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, लार मिल जाते हैं, जो भोजन को गीला कर देते हैं। ठीक है, तो लार से सना भोजन निगल द्वार से जाएगा, किससे जाएगा, जब हमारा भोजन माउथ में लिया है तो माउथ में क्या होता है, भोजन में लार बहुत सारा आके मिल जाता है, जो कि क्या करता है, उसे नॉर्मल बनाता है ताकि वो अंदर जा सके। ठीक है, बहुत हार्ड रहेगा भोजन तो उसे अंदर जाने में दिक्कत होगा, तो उसमें लार आके मिलता है और उसे थोड़ा सा लिक्विड टाइप का बना देता है जिससे वो अंदर जा सके। ठीक है, तो ये अंदर किससे जाएंगे, निगल द्वार से होकर जाएंगे या कंठ द्वार से होकर जाएंगे, ये भी आंसर याद रखना है। तो ये लार से सना भोजन जो है निगल द्वार से होकर के शरीर में जाएगा, किससे होकर के जाएगा, निगल द्वार से होकर के जाएगा। निगल द्वार से जब आगे जाएगा तो मुख का भोजन क्या हुआ, पहले होंठ के पास से क्रॉस किया, फिर दांत के पास से क्रॉस किया, फिर जीभ के पास से क्रॉस हुआ, फिर वो गया ग्रसनी के किस छिद्र में, निगल द्वार में, और निगल द्वार के बाद वो पहुंचता है ग्रसनी में। निगल द्वार से भी आगे जाएगा, हम जानते हैं कि निगल द्वार पे तो खत्म कहानी नहीं हुई, अभी भोजन आगे भी जाएगा। तो निगल द्वार से आगे भोजन जाता है ग्रास नली में, कहां जाता है, ग्रास नली में। निगल द्वार का अगला हिस्सा ग्रास नली है जहां भोजन जाता है, और ग्रास नली से भोजन चले जाता है अमाशय में। तो भोजन कहां से कहां गया, इस चीज को याद रखना है। भोजन सबसे पहले हम प्लेट से भोजन को जब उठाते हैं तो सबसे पहले वो होंठ के पास से गुजरता है, फिर दांत के पास से गुजरता है, फिर जीभ के पास से गुजरता है, जीभ के पास से पिछले हिस्से ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी का पहला छिद्र निगल द्वार से गुजरता है, निगल द्वार से जान गुजरने के बाद फिर ग्रास नली में पहुंचता है, और ग्रास नली से आगे फिर अमाशय में पहुंचता है। अब अमाशय में क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अमाशय में निकलता है जठर रस। हमारे जो अमाशय हमारे शरीर का अंग है, उस अमाशय में जठर रस निकलता है। जैसे मुख में क्या होता है, लार निकलता है, लार भोजन में मिल जाता है, उसी तरह से अमाशय में भोजन के पहुंचने के बाद इसमें जठर रस मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जठर रस मिल जाता है। ठीक है, इस अमाशय में ही क्या होता है, प्रोटीन का पाचन हो जाता है। प्रोटीन का पाचन, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन की प्रोटीन का पाचन कहां होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अमाशय। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोटीन का पाचन कहां होता है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। मगर वसा का पूरा पाचन नहीं होता है। प्रोटीन का तो पूरा पाचन हो जाता है अमाशय में, मगर वसा का पूरा पाचन नहीं होता है, थोड़ा सा पोषण होता है, आंशिक पोषण होता है। तो वसा का आंशिक पाचन और प्रोटीन का पूरा पाचन कहां पे हो रहा है, अमाशय में हो रहा है। कहां पे हो रहा है, अमाशय में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम बताए कि इसमें जठर रस आके मिल गया और कुछ प्रोटीन का पाचन भी हो गया। आप जानते हैं एक ही भोजन है, उसमें प्रोटीन भी अगर मिला हुआ है, मान लीजिए वसा भी मिला हुआ है, तो हम भोजन जब खाए तो क्या हो गया, जो उसका प्रोटीन वाला अंश था उसका पाचन हो गया अमाशय में, मगर जो वसा वाला अंश था उसका पूरा पाचन नहीं हो पाया है। और हम जानते हैं कि पहले से भोजन में लार तो मिला हुआ ही था, अब क्या मिल गया है, जठर रस मिल गया है, तो और ज्यादा वो क्या हुआ, लिक्विड टाइप का हो गया है। तो अब इस भोजन को हम क्या बोलेंगे, काइम बोल देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि काइम क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे, लार से सना हुआ भोजन अमाशय में पहुंच गया था और अमाशय में जठर रस मिलकर भोजन को और पतला बना देते हैं, इसी से और इसका आकृति हो जाता है गाढ़े लई की तरह। आप लोग बनाए होंगे फोटो वगैरह चिपकाने के लिए पहले लई का यूज किया जाता था, आटा से बनाया जाता था। तो भोजन भी क्या होता है, जब हम कोई भी भोजन करें, जब वो पेट में जाता है तो उसमें क्या होता है, जठर रस वगैरह मिलते हैं और वो भोजन लास्टली क्या हो जाता है, उस लय के आकृति का बन जाता है, और इसी लय के आकृति वाले भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो काइम क्या है, भोजन का ही भोजन ही है। काइम क्या है, जो भोजन हम किए हैं उस भोजन को ही काइम बोलेंगे, मगर कब, जब वह अमाशय में पहुंचेगा और जठर रस से मिलकर के गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे काइम। तो काइम समझ गए। अब काइम क्या होता है कि पायलोरिक छिद्र से, काइम जो है, अभी काइम तो ये भोजन का भाग है ना, अब जाएगा कहां, अभी तो अमाशय में पहुंचा है, कहां पहुंचा है, अमाशय में पहुंचा है। तो अमाशय से आगे भोजन, तो यहाँ पे अमाशय से आगे हम भोजन नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि भोजन अमाशय से आगे जा रहा है, या क्योंकि हम जान रहे हैं कि अमाशय में क्या हुआ है, बहुत सारा पाचन हो गया है, प्रोटीन का तो पाचन पूरा का पूरा हो गया, वसा का आंशिक पाचन हो गया है। तो अमाशय के बाद हम भोजन नहीं बोलेंगे, अमाशय के बाद हम क्या बोलेंगे, उसी का नाम काइम बोलेंगे। तो अमाशय से जो है भोजन नहीं आगे बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा आगे, काइम बढ़ेगा। ठीक है, काइम मतलब क्या है कि भोजन अब लई के आकार का हो गया, एकदम चिपचिपा हो गया है, बहुत लिक्विड रूप में आ गया है, इसलिए इसको अब काइम बोला जा रहा है। तो अमाशय से भोजन काइम के रूप में आगे बढ़ता है और ये पायलोरिक छिद्र से छोटी आंत में चले जाएगा। अमाशय से भोजन जाएगा छोटी आंत में, किसमें जाएगा, अमाशय से काइम जाएगा छोटी आंत में, मगर किस पाइप से जाएगा या किस छिद्र से जाएगा, एक रास्ता तो होना चाहिए कि अमाशय से छोटी आंत में जाए, तो उस रास्ता का नाम है पायलोरिक छिद्र। क्या नाम है, पायलोरिक छिद्र। तो भोजन अमाशय से, भोजन नहीं सॉरी, काइम, काइम जो है अमाशय से छोटी आंत में जाता है पायलोरिक छिद्र के द्वारा, पायलोरिक छिद्र के रास्ते के द्वारा कहां चले जाएगा, छोटी आंत में। कहां चले जाएगा, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भी हम देखते हैं कि छोटी आंत का मध्य भाग का नाम है इलियम। छोटी आंत का मध्य भाग, उसका नाम क्या है, इलियम। छोटी आंत में तो आ गया है मेरा काइम, तो छोटी आंत के मध्य भाग को हम बोलते हैं इलियम, और इसमें होता है अंतिम रूप से पाचन। पाचन जो भी मान लीजिए जो थोड़ा बहुत कमी रह गया था पाचन का अमाशय में, और ज्यादातर पाचन तो मान लीजिए हमारा अमाशय में हो गया था, मगर जो अभी अमाशय में पाचन नहीं हुआ है, फाइनल पाचन नहीं हुआ है, वो पाचन आके कहां हो जाता है, छोटी आंत में।
छोटी आंत में आने के बाद भोजन का पूरा पाचन हो जाता है, पूरा का पूरा पाचन हो जाता है और अवशोषण भी यहाँ हो जाता है। तो प्रोटीन का मतलब पूरे भोजन का कायम का पाचन भी हो गया। कायम का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब देखिए क्वेश्चन दो तरह का आएगा कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे अमाशय से शुरू होता है भोजन का पाचन जो है। वैसे तो भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो गया था, हम बताए थे पिछले वीडियो में कि कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसका पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। तो अगर पूछा जाए प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो अमाशय में। वसा का आंशिक पाचन कहाँ होता है, तो अमाशय में। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, तब हम आंसर मारेंगे छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में, भोजन का आंशिक पाचन अमाशय में। तो पूर्ण पाचन हो गया। अब एक क्वेश्चन पाचन का छोड़िए, अब अगर पूछा जाए अवशोषण, अब अगर पूछा जाए अवशोषण क्या होता है, इसको भी हम डिटेल करेंगे, मगर अभी समझते हैं कि पूछा जाए कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो भोजन का तो पहली बात अवशोषण होगा ही नहीं, पूरे का पूरे भोजन का अवशोषण नहीं होगा। अवशोषण होगा कायम का। किसका होगा? कायम का, क्योंकि अमाशय के बाद भोजन का नाम बदल जाता है, उसको हम कायम बोलते हैं। तो कायम का होगा अवशोषण। तो कायम का अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। अब छोटी आंत में ऐसा क्या होता है जो कि यहाँ पे अवशोषण हो जाता है, चलिए इसको समझते हैं। तो छोटी आंत का मध्य भाग को हम बोलते हैं इलियम। ये नाम याद रखना है कि छोटी आंत का बीच वाला जो भाग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलियम। और इसी इलियम के विलाई में, इलियम का एक हिस्सा होता है जिसका नाम है विलाई। इलियम का एक हिस्सा है जिसका नाम क्या है? विलाई। और विलाई में होता है रक्त कोशिका। विलाई में कौन होगा? रक्त कोशिका होगा। ये रक्त कोशिका हम जानते हैं क्योंकि रक्त हमारे शरीर में इधर से उधर ट्रेवल करते रहता है, रुका हुआ नहीं है। तो बस एक रक्त कोशिका ही ऐसा है जो हमारे शरीर में इधर से उधर घूमते रहता है। आप जानते हैं कि आपका हड्डी शरीर में यहाँ से वहां नहीं घूम सकता है, मांस यहाँ से वहां नहीं घूम सकता है, नस यहाँ से वहां नहीं घूम सकता है, मगर ब्लड हम जानते हैं कि शरीर में एक जगह का ब्लड दूसरे जगह घूमते रहता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इलियम के विलाई में कौन रहता है? रक्त कोशिका रहता है। कौन रहता है? रक्त कोशिका रहता है। और यही रक्त कोशिका अवशोषित करते हैं भोजन को। किसको? भोजन को। तो भोजन नहीं बोलेंगे, कायम को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कायम को। तो ये इलियम के विलाई में रक्त कोशिका क्या करते हैं? कायम को अवशोषित कर लेते हैं। कायम को अवशोषित कर लेते हैं। कौन? रक्त कोशिका कर रहा है। ये रक्त कोशिका है कहां पे? ये रक्त कोशिका है इलियम के विलाई में। इलियम का भाग है विलाई, और इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का। छोटी आंत का मध्य भाग है इलियम, और इलियम का एक भाग है विलाई। तो आप आंसर अगर ऑप्शन में विलाई है तो ऑप्शन में विलाई हो जाएगा आंसर। अगर ऑप्शन में विलाई ना हो तो आंसर इलियम हो जाएगा। इलियम भी अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हो जाएगा छोटी आंत। जैसे कि हम बोलते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो किसी का आंसर है भारत में, कोई बोलेगा हम बिहार में रहते हैं, कोई बोलेगा मैं इस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, कोई बोलेगा मैं इस गांव में रहता हूं। तो आप जानते हैं कि बहुत सारा आंसर आ सकता है इस क्वेश्चन का कि आप कहाँ रहते हैं। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि भोजन का अवशोषण या कायम का अवशोषण कहाँ होता है, तो इसका आंसर रक्त कोशिका भी हो सकता है, विलाई भी हो सकता है, इलियम भी हो सकता है, या फिर छोटी आंत भी हो सकता है। ऑप्शन जिस टाइप का रहेगा आंसर उसी टाइप का होगा। चलिए ठीक है, तो भोजन क्या हुआ? भोजन छोटी आंत के मध्य भाग यानी इलियम से होते हुए आ गया विलाई में, और विलाई में रक्त कोशिका है, और इसमें भोजन का क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। कायम का, भोजन का नहीं, कायम का अवशोषण हो जाएगा। और ये कायम को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करेगा कौन? रक्त कोशिका। क्योंकि रक्त कोशिका हमारे शरीर में यहां से वहां घूमती रहती है, तो जो भी रक्त कोशिका को मिलेगा, अवशोषित करने का मतलब है सोख लेना, तो रक्त कोशिका क्या करेगा? कायम को सोख लेगा। ये लई के समान जो गाढ़ा कायम था इसको क्या करेगा? सोख लेगा। कौन? रक्त कोशिका। तो जब रक्त कोशिका इसे सोख लेगा, ये भोजन का ही भाग है, भोजन में जो भी चीज था उस कायम में मिला हुआ और उसे क्या किया? रक्त कोशिका ने सोख लिया है। तो जब रक्त कोशिका ने इसे सोख लिया तो वही रक्त कोशिका शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, और जहां जहां जाएंगे वो अपने पूरे के पूरे सभी कोशिकाओं को, हमारे शरीर में जितनी सारी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं को, अगर पूछा जाए शरीर में कोशिकाएं कितनी है तो उसे भी याद रखेंगे 16 × 10⁻15। इतनी सारी कोशिकाएं, समझ लीजिए ये 60 करोड़ 60 अरब से भी ज्यादा है। इतनी कोशिकाओं को खाना कौन पहुंचाएगा? तो रक्त कोशिका, क्योंकि रक्त कोशिकाएं शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है ना, और जो यहां से वहां जाएगा वही तो कोई सामान को ले जाएगा। हड्डी तो मान लीजिए आपका ये वाला हड्डी यहां से उठ के और कहीं जाता ही नहीं है, तो वो कैसे ले जाएगा? वो नहीं ले जा सकता है। कौन ले जाएगा? रक्त कोशिका। तो रक्त कोशिका क्या करता है? भोजन के कायम को अवशोषित करता है, मतलब कायम को अवशोषित करके प्रत्येक कोशिका में, शरीर के प्रत्येक कोशिका में, शरीर के प्रत्येक भाग में, शरीर के हर एक हिस्सा में पहुंचाता है कायम को, यानी कि भोजन को। कौन? रक्त कोशिका। तो ये पचा हुआ भोजन था। पचा हुआ भोजन हमारे शरीर में यहां से वहां तक पहुंच गया, रक्त में अवशोषित हो गया और कोशिका में चले गया। अब कोशिका के आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, मगर ये याद रखना है कि हमारा जो भोजन था, जो हम शरीर के बाहर में किए थे, वो भोजन कायम बना, कायम बन के हमारे शरीर में गया। शरीर के किस हिस्से तक पहुंच गया? शरीर के प्रत्येक कोने कोने में पहुंच गया, प्रत्येक कोशिका में पहुंच गया। ये 60 अरब से ज्यादा कोशिका में विभाजित हो गया है एक भोजन। अगर आप एक सेब का टुकड़ा खाते हैं तो वो एक टुकड़ा सोचिए इतने हिस्सों में बंट करके हर एक कोशिका में पहुंच रहा है, तो कितना कितना हिस्सा पड़ने वाला है। चलिए इस बात को जानते हैं। तो ये तो हो गया पचा हुआ भोजन, जो कि भोजन अवशोषित हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा मटेरियल भी खा लेते हैं। सेब के साथ उसका छिलका खा गए, अंगूर के साथ उसका छिलका खा गए, कभी कभी बीज वगैरह खा गए, या फिर कुछ ऐसा चीज खा गए जिसका हमारे शरीर को उपयोग नहीं है, जिसे हमारे शरीर से निकालना जरूरी है। ठीक है, तब उन चीजों का क्या होगा? ये तो भोजन पचे नहीं है। तो अब बात करते हैं अपचा भोजन का, जो भोजन पचा नहीं है, जो भोजन पचा नहीं है। तो ये भोजन देखिए, इलियम से पचा हुआ भोजन कहां चले गया था? विलाई में। विलाई से रक्त कोशिका में चले गया था, रक्त कोशिका तो अवशोषित कर लिया था। मगर जो भोजन पचा हुआ नहीं है वो विलाई में नहीं जाएगा। जो भोजन पचा हुआ नहीं है वो विलाई में नहीं जाएगा, वो इलियम में ही रुक जाएगा। ठीक है,
अब अपचा भोजन जो है इलियम से कहां चले जाएगा, सीकन में चले जाएगा, याद रखना है। पचा हुआ भोजन इलियम से चले जाएगा विलाई में, पचा हुआ भोजन इलियम से विलाई में, मगर अपचा भोजन इलियम से सीकन में। यही याद रखना है, यही चीज यहाँ पे आपको नोट रखना है कि जो भोजन पच गया है, जो अवशोषण के लिए जा रहा है, वो इलियम से तो विलाई में चले जाएगा, मगर जो भोजन नहीं पचा है, जिसका हमारे शरीर को उपयोग नहीं है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, मान लीजिए कोई जहर पी गया, तो वो जहर हमारे शरीर में अगर खून में मिलकर हर जगह पहुंच जाएगा तो वो हमें हानिकारक हो जाएगा ना, उसे हमारे शरीर में हर हिस्से में नहीं पहुंचाना है, तो वो हमारा वेस्टेज पदार्थ है, वो हानिकारक है, हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। तो जो चीज हमारे लिए उपयोगी था वो इलियम से विलाई में चले गया, मगर जो उपयोगी नहीं है, यानी कि जो अपचा भोजन है, जो पचा हुआ नहीं है, वो इलियम से ही कहां चले जाएगा, सीकन में चला जाएगा, पुनः सीकन से वो चले जाएगा रेक्टम में। किसमें चले जाएगा, रेक्टम में। तो इलियम से गया सीकन में, सीकन से गया रेक्टम में, रेक्टम से आ गया मल द्वार में। कहां पे आ गया, मल द्वार में। और ये मल द्वार से क्या होता है, शरीर उसके बाहर निकाल दिया जाता है इस टाइप के मटेरियल को जो हमारे शरीर के लिए उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आप रोज शरीर में भोजन को डालते हैं और रोज शरीर से भोजन को निकालते भी हैं, तो उसी तरह से जो उपयोगी भोजन रहता है वो हमारे शरीर में रुक जाता है, हमारे खून से अवशोषित कर लेते हैं, मगर जो भोजन हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है वो इलियम से सीकन में, सीकन से रेक्टम में, रेक्टम से फिर मल द्वार में जाता है और मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये मल द्वार शरीर के बाहर खुलता है और शरीर के बाहर निकल जाता है। तो आप देखें किस तरह से भोजन जो है हमारे मुख गुहा में प्रवेश किया था, कहां से जाना स्टार्ट हुआ था और कहां तक भोजन प्रयोग गया है, कौन हिस्से में किस टाइप का पाचन होता है, उसको भी हम देखे हैं। बाकी जो भी है, ये इलियम क्या होता है, अंगों का नाम, हम इसको विशेष रूप से पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर में, मगर अभी मेरा मेन टारगेट क्या था कि आप ये जाने कि भोजन कहां से शुरू हुआ था और कहां पहुंचा। भोजन प्लेट से निकला था, आपके होठों के पास पहुंचा, होठ के बाद आपके दांत के पास पहुंचा, दांत के बाद आपके जीभ पे पहुंचा, जीभ के बाद आप देखे थे कि ग्रसनली में पहुंचा था, ग्रसनली से आप देखे थे कि निगल द्वार से होते हुए ग्रासनली में पहुंच गया था, ग्रासनली से फिर अमाशय में पहुंचा, अमाशय में भोजन ने कायम का रूप ले लिया, भोजन का रूप बदल गया। जैसे किसी किसी फिल्म में होता है ना कि एक लड़की रहती है, वो नागिन वगैरह बन जाती है, तो रूप बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमाशय में आने के बाद भोजन का रूप बदल गया और भोजन क्या बन गया, कायम बन गया। अब यही कायम क्या हो गया, पहले तो ये अमाशय में था, अमाशय से चले गया छोटी आंत में, छोटी आंत का बीच वाला हिस्सा होता है इलियम, इलियम से फिर चले गया भोजन विलाई में, और विलाई से रक्त कोशिकाओं में मिलकर हमारे शरीर के प्रत्येक कोने कोने में पहुंच गया भोजन। मगर जिस भोजन का उपयोगी नहीं था, हानिकारक था, वो इलियम से विलाई में ना जाकर के इलियम से पहुंच गया सीकन में, सीकन से पहुंच गया रेक्टम में, रेक्टम से मल द्वार में। मल द्वार क्या है, इसका नाम में ही द्वार लगा हुआ है, द्वार का मतलब होता है दरवाजा, द्वार का मतलब होता है दरवाजा। तो मल द्वार का मतलब है ऐसा दरवाजा जिससे क्या हो, शरीर में बना हुआ मल यानी वेस्टेज पदार्थ शरीर के बाहर निकाल दिया जाए। तो मल द्वार से क्या होता है, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है वो भोजन जिसका शरीर के लिए कोई उपयोग नहीं है, शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी जहर वगैरह खा लेता है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो उसे शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है। बहुत सारे खाना हम ऐसे खाते हैं जिसमें बहुत कम मात्रा में जहरीला पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है अगर उसे नहीं निकाला गया बहुत समय तक। तब तो वो क्या होता है, मल द्वार यानी कि मल वाला जो दरवाजा होता है उसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे दो दरवाजा के बारे में हम पढ़े, एक था मल द्वार, दूसरा था मुख गुहा। मुख गुहा के द्वारा शरीर के अंदर भोजन को लाया जाता है और मल द्वार के द्वारा भोजन को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप अच्छे से देखिए कि कहां से भोजन हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा था, किन किन अंगों से होते हुए गुजरा और कहां जाके बाहर निकल गया है। तो उम्मीद करते हैं कि भोजन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया, कहां से आया था और कहां तक गया था। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा फिगर के द्वारा समझा देंगे कि मुख गुहा कहां होता है। वैसे तो आप अगर इमेजिन करना चाहे तो आसानी से देख पा रहे होंगे कि हमारा होंठ कहां पे है, दांत कहां पे है, उसके बाद आपका जीभ कहां है। तो इन सब अंगों को आप चाहे तो रैशनलाइज कर सकते हैं, अपने मन में आराम से सोच सकते हैं, क्योंकि भोजन कहां कहां से गुजर रहा है और कहां तक जा रहा है ये आप सबके शरीर में जाता है, तो सभी आराम से इस बात को समझ सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को अगर हम समझ गए तो आप जो देख रहे होंगे, अगर ये आपको उपयोगी लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैट्रिकुलेशन और कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। कहीं भी आपसे पूछा जाएगा कि ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं, तो हम बोलेंगे 2 छिद्र। भोजन किस छिद्र के द्वारा जाता है, तो निगल द्वार बोलेंगे, कंठ द्वार नहीं बोलेंगे। अगर ये पूछा जाए कि ग्रासनली के बाद भोजन कहां पहुंचता है, अमाशय में। इलियम से भोजन कहां पहुंचता है, तो विलाई में। भोजन का अवशोषण कहां होता है, भोजन का पाचन कहां होता है, अपचा भोजन शरीर के किस हिस्से में जाता है। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि पोषण में शरीर में भोजन कहां से कहां तक पहुंचता है, किन अंगों का अनुसरण करते हुए पहुंचता है। तो पूरा पोषण को हम समझने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हम पोषण को भी समझे थे, और आज हम देखें कि इंसान के शरीर में भोजन कहां से कहां तक कैसे पहुंच रहा है और क्या क्या रूज है। आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा काइम किसे कहते हैं, तो काइम का जानकारी भी होना आवश्यक है। तो इन सब चीजों को हम देख रहे हैं। अभी हम 2 चीजों के बारे में पढ़े थे, एक लार के बारे में पढ़े, दूसरा हम जठर रस के बारे में पढ़े। तो इन सबको भी हम जानेंगे कि जठर रस क्या होता है, इसका जरूरत क्यों पड़ा, ये भोजन में आके झूठ मूठ का मिल गया है या इसका भी कोई यूज है। मगर अभी हम भोजन को कहां से कहां तक पहुंचा दिए, आपके शरीर में डाले थे और शरीर के बाहर भी निकलवा दिए हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट करेंगे, आपका जरूरत है तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।